नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य की कालजयी कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध बांग्ला लेखिका आशा पूर्णा देवी जी की लिखी हुई कहानी एक दिन कभी तो शुरू करें कहानी। उनके बीच का प्यार ऐसा कोई खास प्यार न था कि दोनों ही परिवार के बीच दोस्ती के ताने बाने पारिवारिक रिश्तों की तरह ही थे। दो घरों के बच्चों के बीच बचपन से ही आपसी प्यार का जो सहज संबंध बन जाता है उतना ही, इससे न ज़्यादा न कम। इस घर के बच्चे उस घर में पतंग उड़ाते या फिर उस घर के बच्चे इन लोगों के घर आकर सहन में कंचे खेलते। इसमें किसी को ना तो कोई हैरानी ही होती और ना ही कोई शिकायत। और इसी तरह कोई इस बात को अन्यथा न लेता था कि इस घर की अलका ने उस घर के अशोक को एक जोड़ा रुमाल सिल कर दे दिया, या कि उस घर के अशोक ने इस घर की अलका को उपहार में कोई चीज़ दे दी। बस इतना ही। जैसा सुयोग और अवसर मिला वैसा ही उतना ही संपर्क और निभाा। उपहार में मिली पुस्तकों से कहीं भूख मिट सकती है भला? ये अशोक का ही दायित्व था कि जैसे भी हो अलका के लिए किताबें जुटा देना। लेकिन उस किताब की कीड़ी के लिए येन केन प्रकारेण चाहे जितनी किताबें लाई जाएं कम पड़ती थीं। तेरी खातिर तो मुझे 2-4 पुस्तकालयों का सदस्य बनना पड़ेगा, अशोक ने चुटकी लेते हुए कहा। सिर्फ 2 पुस्तकालयों की किताबों से उस कुंभकर्णा की भूख मिटाना मुश्किल है। अलका तन गई। कुंभकर्णा टरना जो मन में आए मत कहना अशोकदा, वरना इस जन्म में कभी तुम्हारे घर कदम नहीं रखूंगी। आए बिना रह पाएगी? अशोक छेड़ता। क्यों नहीं रह पाऊंगी? घर में काली सिंह वाली महाभारत पड़ी है, बैठी बैठी पढ़ती रहूंगी। ठीक है, अशोक उसकी खिल्ली उड़ाता हुआ कहता। ईश्वर ने तुझे इतनी सुबुद्धि भी दी है, ये जानकर बड़ी खुशी हुई। और ये सच भी है, खामखा ढेर सारे उपन्यास और नाटक पढ़ने की क्या ज़रूरत है? पागल होना है। परिणीता रटती हुई कैसी जान देने को आमादा थी। वही जानलेवा उपन्यास ले आया था, मारो गोली वापस लौटा दूंगा। बस इसके बाद कुछ रुक नहीं सकता। और अलका हाय हाय कर उठती। ओ माँ, तुम भी बड़े शरारती लड़के हो अशोकदा, तुमने उसे छिपा रखा है। और ये कहती हुई वो उस पर झपट पड़ती और उसे नोचना खसोटना शुरू कर देती। ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ती थी जहाँ उसके मिलने की गुंजाइश हो सकती थी। इस छानबीन के दौरान तमाम बिखरी चीज़ों को सहेजने में उसे ही घंटा भर परेशान होना पड़ता था। ये सारी घटनाएं घर के अभिभावकों की अनुपस्थित में ही घटती हों ऐसा भी नहीं था। घर के लोग इन चुगलों को हल्के फुल्के ढंग से ही लेते थे। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि उन लोगों के सामने न रहने पर कुछ घटित होता ही न था। उदाहरण के लिए उस दिन की बात ही ली जा सकती है। ये पहले बैसाख की बड़ी अनमनी सी शाम थी। अशोक तभी हड़बड़ाता सा आया और उसने अलका की माँ से पूछा, अलका कहीं गई है मौसी? कल ही बेचारी ने मर खप कर किताबों की एक लिस्ट मुझे दी थी और मैंने, क्या बताऊं मौसी, धोबी के यहाँ कमीज डलवा दी और उसके साथ ही। बेचारी इस बात को सुनेगी तो खूब हाथ पांव पटकेगी। वो कहीं गई है क्या? अरे जाएगी कहाँ? अलका की माँ ने कुढ़ते हुए कहा। शाम हुई नहीं कि मजाल है बेटी की चोटी कहीं दिख जाए, वहीं छत पर जाकर बैठी हुई है। सारा गुड़ गोबर कर दिया, अशोक ने कहा। अब छत पर कौन जाएगा बाबा, बैठी रहे, उसकी किताबें नहीं आने वाली। मारे गुस्से के जान दे देगी और क्या। अलका, अरे ओ अलका। ये बताने की जरूरत नहीं कि उसकी पुकार अलका के कानों तक नहीं पहुंची। अशोक ने अपना रुख फिर सहन की तरफ किया और कहा, उसे इस घड़ी छत पर बैठने की क्या ज़रूरत है? खाना वाना पकाना, सब्जी काटना, ये सारा काम आपको ही करना पड़ता है। आप बेटी को घर का काम क्यों नहीं सिखाती? अलका और घर का कोई काम? फिर तो उधार ही हो जाए। और इस बात की किसी भी संभावना को छिन्न भिन्न करते हुए अलका की माँ अपनी बिटिया रानी को बुलाने लगी। अरे ओ कलमुही, उतर भी आ छत से। अशोक आकर कब से खड़ा है? एक लिस्ट विस्ट क्या कुछ देना है तुझे, आकर दे जा। अलका, अरे तू अभी बहरी बनी बैठी है, कुछ सुन नहीं पा रही? अशोक ने कहा। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है मौसी। खींच तान कर 30-40 किताबों की लंबी सी लिस्ट बनाकर वो एकदम निश्चिंत होकर बैठी है। उसे पता है कि मेरे आने भर की देर है। पता नहीं एक ही दिन में 2-2 किताबें कैसे चाट जाती है। जुगाड़ हो जाए तो चाटेगी कैसे नहीं?
अलका की माँ कहती है, तेरे जैसा भूतिया बेताल जो मिला है। मैं कह रही थी, अरे ओ अलका ठहर, ये रोज रोज छत की मुडेर पर इत्मीनान से बैठे रहने वाली आदत निकालती हूँ मैं। अशोक ने कहा, आपकी ये कमज़ोर सी आवाज़ 3 तल्ले तक नहीं पहुँचेगी मौसी। आप खामखा परेशान हो रही हैं। जब तक उसकी चुटिया पकड़कर घसीटते हुए नीचे नहीं लाया जाएगा वो उतरेगी नहीं। उसकी चुटिया खींचने के लिए ही अशोक छत पर जा पहुंचा था। अरे तुम? अलका की खुशी का ठिकाना ना था। तुम अचानक छत पर? अशोक ने गंभीर स्वर में कहा, क्या करूं, भूतिया बेताल जो बना दिया गया हूं। ये सब क्या अनाप शनाप बक रहे हो? अलका ने झड़क दिया, जो जी में आता है। मौसी जी तो यही कहती हैं और ठीक ही कहती हैं। मति है, गति है, आंखें हैं, लेकिन उनके हिसाब से थोड़ी सी कसर रह गई है। भूत वूत नहीं बल्कि चुड़ैल। ओह! अलका परेशान सी दिखी और उठ खड़ी हुई। इस छोटी सी और बहुत ही सामान्य हंसी मजाक से भी वो भयभीत हो गई थी। दरअसल अशोक अपने होठों से ही नहीं, अपनी आंखों से भी वही बातें कह रहा था। आंखों की भाषा बहुत बड़ी होती है। वो पल भर में सामान्य को असामान्य बना देती है कि नहीं? और आंखों की अनदेखी करने की वजह से ही होठों पर इतनी इतनी बातें रखी गई हैं। फिर बातों का बतंगड़ होता है और उसकी ओट ली जाती है। ऐसा नहीं था कि डर अशोक को नहीं था, और ऐसा ना होता तो ऐसी बोलती बोलती आंखें बिना कुछ कहे ऐसे ही चुप ना हो जाती। अलका छत पर चटाई बिछाकर कुछ नहीं किताबें ही पढ़ रही थी। अचानक उठते हुए उसकी गोद में रखी किताब नीचे गिर गई। रविंद्रनाथ की चय ने कहा, क्या पढ़ रही थी? अच्छा, काव्य। अशोक ने किताब को जल्दी से उठाया और फिर बीच से खोलते हुए उसने बड़े ही रौब से पूछा, इन कविताओं के माने भी समझती हो? कैसे नहीं समझती, खूब समझती हूँ। भगवान ने सारी की सारी बुद्धि तुम्हें ही नहीं सौंप दी है। खैर मेरी तो यही राय है। वैसे अगर बता सकती हो तो अच्छा ये पढ़कर बताओ, जरा मैं भी तो देखूंगी तुम्हारी सूझ और समझ। खुले हुए पन्ने की तरफ देखते ही अलका का चेहरा दिख गया। उसकी जुबान पर जैसे ताला लग गया। क्यों, क्या हुआ? तू पढ़ नहीं पा रही? तू तो ठहरी भारी विदुषी, जो पढ़ना तक न जाने वो माने क्या जाने। खाक। अब मैं समझ गया, दिन में 2-2 किताबें निचोड़ फेंकने का सारा करिश्मा। आंखें दौड़ा ली बस, यही ना? अच्छा तो ले मुझसे सुन, मैं तुझे इसका मतलब समझा देता हूँ। कवि कहता है, बस तुमको ही चाहा मैंने शत रूपों में शत शत बार, पिछले कई कई जन्मों में युगों युगों से कितनी बार। अलका में इतना साहस नहीं रह गया था कि वो सारी की सारी पंक्तियों को सुने और इसके माने गुने। बेचारी अलका, 14-15 साल की, दौड़कर नीचे भागी। 14-15 साल की नायिका की बात सुनकर हंसने वाली कोई बात नहीं है। हालांकि ये घटना इस जमाने की नहीं, उस दौर की है। तब सिर्फ 13 साल की ललिता अपनी कमर में चाबी का गुच्छा खोसकर पाठकों का हृदय जीत लिया करती थी। हालांकि ऐसी सुविधा और सुयोग सबको नहीं मिल पाते। इसी जन्म में युगल मिलन बिन मिथ्या होगा जीवन, जैसी अजीबोगरीब बात के बारे में दोनों में से किसी ने कभी नहीं सोचा था। दोनों ही एक दूसरे के विरह में सारा जीवन खामख्वाह गहरी सांसें और लंबी आहें भरते रहे। ऐसी झूठी बातें इन पंक्तियों की लेखिका भी नहीं लिख सकती। दरअसल बात यह है कि इसके बाद उन दोनों में फिर कभी मुलाकात ही नहीं हुई। दुनिया और दुनियादारी के जटिल जीवन चक्र में एक 14-15 साल की लड़की और एक 18 साल का लड़का अपनी कोशिशों के बावजूद कभी आमने सामने नहीं हो सके। दोनों के ही मकान मालिक ने इन दोनों मकानों को मोटी रकम पाकर किसी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के हवाले कर दिया। दोनों ही किराएदार एक दूसरे से छिटक कर शहर के 2 विपरीत छोरों पर जा बसे। अशोक के बारे में तो कुछ पता नहीं चला। हाँ, अलका के बारे में मालूम है। उसके पिता खिदिरपुर डेक के आसपास एक छोटे से घर में आ गए थे, और यहाँ आते ही उस आदमी के तो जैसे नसीब ही खुल गए। पानी में डूबे एक जहाज को पानी के दाम खरीद लिया, और उसी पानी ने उनकी सारी राम कहानी ही बदल दी। बड़ा सा मकान खरीदा गया, नई चमचमाती गाड़ी आई, और बेटी का बड़े ही धूमधाम से विवाह किया गया। विवाह की रात उस छोर वाले भी दावत खाने आए। सिर्फ अशोक ही नहीं आया। उसकी बीए की परीक्षा चल रही थी। उसे दावत खाने जैसे वाहियात काम पर जाने की फुर्सत कहाँ। 24 घंटे पढ़ता रहता है, कमरे की सिटकनी चढ़ाकर। विवाह के दिन अशोक से मुलाकात होगी, ऐसी एक आशा अलका अपने मन में संजोए हुए थी। उसके हृदय के आकाश में उजला सा तारा टिमटिमाता रहा था।
शादी की रात तक अशोक दा के साथ भेंट नहीं हो पाई। निराशा के घने बादलों के साथ उसके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई। पति सुंदर था और स्वभाव का उदार। प्रेम, उदारता और क्षमा में उसकी कोई सानी नहीं। प्रसन्न मुख और सुदर्शन और हंसने हंसाने में बेजोड़। नई नवेली युवती पत्नी का हृदय किसी भी तरह के संशय से मुक्त था और सुख भरे सुहाग से उसका जीवन आलोकित हो उठा था। बस नीले आकाश के कोने में हल्के उदय बालकों की तरह ही उसके मन में भी निराशा के बादल छाए रहे। साल पर साल बीतते गए। यौवन के नए नए उत्साह से तारुण्य छलकता रहता है और यौवन की परिणति अनिवार्य तौर पर गंभीरता में ही हो जाती है। और अब आज की 40 साल वाली अलका में उस 14 साल वाली बेवकूफ़ सी अलका की तलाश करना उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। उसका नाम अलका था, ये बात भी अब किसी के मन में सहज ढंग से नहीं आती होगी, खुद उसके मन में भी नहीं, और नाम लेने देने की जरूरत भी किसे पड़ी है। लेकिन तो भी एक छोटा मोटा पागलपन तो रह ही गया है। आखिर इतने दिनों का एक बेमतलब सा ही सही अभ्यास जो ठहरा, गाहे बगाहे और नामालूम ढंग से इस बात की एक अछूती सी याद, उससे कभी मुलाकात नहीं हो पाई, है ना? सचमुच एक अजीब सी बात। सोचते हुए भी अलका को बड़ी हैरानी होती, समय के इस लंबे अंतराल में कभी किसी दिन क्या कभी भेंट नहीं हो पाएगी? भाषा की दुनिया में अप्रत्याशित, आकस्मिक, सहसा, हठात, अचानक जैसे शब्द आखिर हैं किस लिए? क्या किसी के साथ अकस्मात भेंट नहीं हो जाती? बहुत से ऐसे लोगों के साथ जो थोड़े बहुत परिचित हैं, चाहे अनचाहे भेंट हो जाया करती है, जो वर्षों से नहीं दिखे या मिले। अचानक बसों में, ट्राम में, सिनेमा हॉल में, सार्वजनिक पूजा स्थलों में, दुकानों पार्कों में, स्टेशन में, शहर के बाहर। लेकिन वही एक चेहरा दुर्लभ हो गया। पिछले 26 वर्षों के दौरान उस आदमी की छाया तक आंखों में नहीं पड़ी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि दोनों एक ही शहर में रहते हैं। अगर कोशिश की जाए तो पता ठिकाना भी प्राप्त किया जा सकता है। उसका पता जुगाड़ कर अचानक उसके घर हमला बोल दिया जाए और पूछा जाए, क्या बात है अशोकदा, एकदम बिसरा ही दिया अपने मन से? इसमें बुराई क्या है? सचमुच आखिर इसमें क्या बुराई है? चले चलते हैं, इतना तो तय है कि अशोक की बीवी क्या तुम्हें पीट नहीं देगी? ये राय अलका के पति देवेश की है। अलका के हृदय में अशोक के लिए जो कमजोरी रही है, देवेश को इस बारे में पता है। अपनी कच्ची उम्र में ही पति के प्रति पूरा विश्वास रखते हुए उससे एक बचपना हो गया था और अलका ने अपने प्रथम प्रेम की रंगीन कथा के बारे में देवेश को बता दिया था और साथ ही ये आक्षेप भी करती रही थी, हैरानी की बात नहीं, उस आदमी के साथ फिर कभी भेंट तक नहीं हुई। अभी भी जब कभी उसकी बात चलती है तो कहती है, जो भी कहो, अब भी उसके साथ एक बार मिलने की इच्छा मेरे मन में ज़रूर है। और ये बात कभी कभार उठ ही जाती है। देवेश भी इस मामले में अलका को छेड़ता रहता है। अशोक दा नाम देवेश के लिए एक चलता फिरता मुहावरा बन गया है। अगर वो कभी खिड़की या बरामदे पर देर अबेर खड़ी दिख जाती तो वो उसे कुरेद देता। बात क्या है, रास्ते पर अशोक दा तो नहीं खड़े? दो नयन गड़े वातायन पर, कब से अपने साजन पर। अलका गुस्से में भरकर बोलती, हाँ बात वही तो है। वो रोज इसी घड़ी चिलचिलाती धूप में फुटपाथ पर आकर खड़ा हो जाता है और मैं दया और करुणा की मूर्त बनी उसे दर्शन देती हूँ। रास्ते में ट्रॉम या बस पर आते जाते गाहे बगाहे अलका को चिढ़ाना देवेश के लिए एक दिलचस्प सी चीज हो गई है। हालांकि देवेश अलका पर हावी नहीं हो पाता, लेकिन उसे छेड़ना भी नहीं छोड़ता। उन दोनों के स्वच्छंद दाम्पत्य जीवन में अशोक को भी एक भूमिका मिली हुई थी। हालांकि वो ऐसी कोई विशिष्ट नहीं थी, लेकिन अपरिहार्य भी नहीं थी। ठीक वैसी ही और उतनी ही जितनी कि भोजन में थोड़े से नमक की और पान में चूने की होती है। कभी किसी बातचीत छेड़छाड़ को थोड़ी सी दिलचस्पी बढ़ाने या बनाए रखने के लिए, और जितने की ज़रूरत है उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा व्यवहार करने की कोई इच्छा भी नहीं है। हो सकता है ट्राम पर बैठी अलका अपनी ननद के यहाँ अलीपुर जा रही हो। संभव है एक तरफ की भीड़ छट गई हो और देवेश अचानक ही एकदम हौले से बोल उठे, देखो वो उस आदमी के पास खड़ा आदमी तुम्हारे अशोक दा तो नहीं? कब से देख रहा हूँ, तुम्हारी तरफ मुंह बाए खड़ा है। अलका चौंक कर उधर देखती है। उसके सीने में आशा का तूफानी ज्वार सा उठता है, लेकिन दूसरे क्षण वो अपनी त्योरी चढ़ाकर कहती है,
किसी भले आदमी की तरह अपनी बातों में थोड़ी सी सच्चाई और सादगी लाना तो सीख लो। ठीक है, वैसे ये मजाक बुरा नहीं है। मैं ठहरा असभ्य और जंगली, है ना? और वो आदमी जो लगातार तुम्हारी तरफ घूरे जा रहा है वो बड़ा भला है। मैंने सोचा हो सकता है वही तुम्हारा वो हो। अगर वो ना होता तो इस तरह ताक नहीं रहा होता। अलका अपनी हंसी को रोकती हुई गंभीर स्वर में कहती, दरअसल मेरे घर से बाहर निकलने पर लोगों को बड़ी हैरानी होती है और मेरी तरफ मुंह फाड़े देखे बिना नहीं रह सकते। आखिर वही तो हैं जो अपना बड़प्पन बनाए हुए हैं, जबकि मेरा वो ऐसा नहीं है। इस दौरान तुम्हें पता भी है तुम्हारा वो क्या से क्या हो गया हो? रुको भी, ज़्यादा बकबक मत करो, वो आदमी देख रहा है। इसी तरह किसी पूजा मंडप में या ऐसे किसी समारोह स्थल में या भीड़ भाड़ में अगर अलका आंखों से ओझल हो गई हो या देवेश थोड़ा आगे बढ़ गया या संभव है दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं आगे पीछे, और जब मुलाकात हो गई तो देवेश मस्ती में ये बोल बैठा, ओह जान बची, मैं तो यही सोच रहा था कि मेले की भीड़ में अचानक तुम्हें अपना पहला खोया प्यार मिल गया है और तुम उसे किनारा कर उसके साथ सटक सीताराम हो गई हो। वाह वाह, अलका ने छूटते ही कहा, तुम्हारी कल्पना शक्ति बड़ी प्रखर है। मैं अपने पहले प्यार को भले ही भूल कर निश्चिंत हो जाऊं, लेकिन तुम उसे भूल नहीं सकते, है ना? भला कैसे भूल सकता हूँ? देवेश बहाने बनाता और गहरी सांस लेकर कहता, क्या करने, कलेजे में नटसाल जो किरकती रहती है। देवेश ऐसा सिरफिरा नहीं है कि अपने से 8 साल छोटे और हमेशा से अनुपस्थित एक बालक को अपना प्रतिद्वंदी समझ लेने की गलती कर बैठे, और अलका भी पागल नहीं है। लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई नहीं कि मेले की भीड़ में और हजार हजार की भीड़ में वो वही खो गया चेहरा नहीं ढूंढा करती? राह चलते अचानक उसके पाँव नहीं रुक जाते? सिनेमा या नाटक से लौटते समय क्या वो नहीं कहा करती है, थोड़ी देर को रुको, जरा भीड़ छट जाए? और सीढ़ी के एक ओर चुपचाप खड़ी खड़ी एक एक आदमी को बड़े ध्यान से निहारा नहीं करती है? देवेश अगर देर होने की शिकायत करता तो जवाब देती, 2-4 मिनट में ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, मैं इस धक्कम पेल को नहीं झेल सकती। एक नशा ही है और क्या। ये तो मुमकिन था ही कि घर गृहस्थी के हजारों बंधन में पड़कर ये नशा कब का हिरन हो चुका होता, लेकिन ऐसा मौका मिला कहाँ। बच्चे कच्चे हुए नहीं, जीवन का चेहरा और ढर्रा बहुत बदला नहीं, वो एक जैसा ही रह गया। निस्संतान पति पत्नी हर जगह साथ साथ जाना आना लगा रहता है। देवेश की ममेरी बहन की शादी के मौके पर सवेरे वाली गाड़ी से दोनों चंदन नगर जा रहे थे। दूसरे दर्जे के डिब्बे में सामान वगैरह सहेजने के बाद देवेश ने अलका से पूछा, हाँ जी, उनकी शादी में दी जाने वाली साड़ी तुम कहीं घर पर ही तो नहीं छोड़ आई? हाँ, ये तो वहीं रह गई। हो गया ना कबाड़ा, अब क्या होगा तुम ही बताओ। ढेरों उपाय हैं। चंदन नगर तो वैसे भी तांत की साड़ी के लिए मशहूर है। इसका क्या मतलब हुआ, वहां जाकर फिर एक साड़ी खरीदनी पड़ेगी? अब जब गलती से रह गई तो खरीदनी ही पड़ेगी। लेकिन तुम उस बात को छोड़ो, मैंने तुमसे अखबार साथ लाने को कहा था, तुमने लिया था? वो लिया नहीं, मुझे पता था सारी गलतियां तो मैं ही करती हूँ। ये दोनों कोई नए शादीशुदा तो हैं नहीं कि लोग इनकी बातों को ध्यान से सुने या इन्हें कौतूहल भरी नज़रों से देखें। किसी ने देखा तक नहीं। लेकिन चूंकि बात अखबार की गई थी, इसलिए उन दोनों के सामने जो सज्जन अखबार में अपना सिर दिए बैठे थे, उन्होंने अपने अखबार को एक बार तह किया, फिर लंबा किया और फिर हिलडुल कर उसी में डूब गए। लगता है वो ये सोच रहे थे कि बात अखबार की चली है, कहीं मांग ना बैठे। उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा, इसलिए तेवर का पता नहीं चल रहा। अखबार के ऊपर से दिख रहा है भौहों के ऊपर तेल से चिकनाया गया एक चांद। पति और पत्नी के बीच अब भी रुक रुक कर दबी जुबान में बातें हो रही हैं। लगता है इस आदमी को कहीं देखा है। कहाँ? ये दिख भी कहाँ रहा है, चांद सा चेहरा तो अखबार में बंद है। तो भी हाथ पाँव माथा भौं ये सब जाने पहचाने से जान पड़ते हैं। ध्यान से देखो, क्या पता तुम्हारा वही अशोकदा ही ना हो। देवेश ने वही अपनी पुरानी मीठी चुटकी भरी मुस्कान भरी। अलका ने आहिस्ते से कहा, लगता है ठीक ही कह रहे हो, वो गंजा सा बूढ़ा भला अशोकदा होगा। उसे फिर कभी देख ही नहीं पाई। मेरा नसीब ही ऐसा है। कैसे खूबसूरत बाल थे उसके, रेशम जैसे। मैं क्या उसके प्रेम में ऐसे ही पड़ी थी? तुम क्या समझती हो, उसके काले घुंघराले रेशमी बाल अब भी सही सलामत हैं? और नहीं तो क्या, सर एकदम चटियल मैदान हो जाएगा,
मारे जलेंगे तुम, ऐसा ही सोचोगे और क्या। थोड़ी देर तक चुप्पी बनी रही। देवेश तो जैसे छटपटा रहा था। वो बोल उठा, अच्छा एक बार उससे अखबार तो मांग कर देखो। थोड़ी देर तक फिर खामोशी छाई रही। अलका रह रहकर अचानक ही कुछ कह बैठती थी। पता नहीं क्यों वो इतना ऐठा क्यों है। समय बीता तो फिर उसने उखड़ी हुई टिप्पणी की, आखिर ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है अखबार में। अरे तुम समझ नहीं रही, अखबार हटाने पर उसका चेहरा तो पूरी तरह दिख पड़ता। बात यह है कि देवेश घड़ी भर को चुप नहीं रह सकता। अलका गुमसुम बैठी रहे ये उसे पसंद नहीं। बात को आगे बढ़ाने लायक कोई नया मुद्दा है नहीं, इसलिए पुरानी बातों पर हंसी मजाक को खींचा जा रहा है। अलका उसे झिड़क देती है, इससे उसका क्या, उसका चेहरा देखकर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा। मुझे भला क्या लेना देना। देवेश की मुख मुद्रा करुण हो आई। संभव है इससे तुम्हारा ही कोई फायदा हो जाए। कहा गया है ना, कब से परिचित चेहरा तेरा लगता फिर भी अनजाना। मैं भी यही सोच रहा था। मैं कह रही हूँ चुप भी रहो, ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो। तुम्हें कुछ होश नहीं रहता कि कब और कहाँ कैसी बातें करनी चाहिए। मेरे तो तन मन में आग सी लग जाती है। हालांकि ये सारी बातें तभी जुबान में हो रही थीं। अखबार के पाठक ने इस बीच अखबार को उल्टा और तहा कर छोटा कर लिया था, लेकिन परे नहीं रखा, आगे पढ़ना शुरू कर दिया। अब उसमें झुके हुए चेहरे का अधिकांश दिख पड़ रहा था। अलका ने उसकी तरफ एक बार देखा और फिर अपनी आंखें फेर लीं। अगले ही क्षण देवेश चुटकी लेना शुरू करेगा। सचमुच एक बार अच्छी तरह से देखकर भी ये सोचने का अवकाश कहाँ मिला कि इस आदमी को कहीं देखा है। देवेश को इस बात से परेशान होने की नौबत नहीं आई। हालांकि उसे अब ऐसा लगने लगा कि उसने कहीं उसे देखा तो नहीं है। कब, कहाँ, इस बात में संदेह नहीं रहा कि कहीं देखा है जरूर। वैसा ही गोल गोल चेहरा, सलोना सा, लेकिन उस पर एक गंज। काफ़ी याद करने पर भी वो कुछ याद नहीं कर पा रही थी। लेकिन तो भी जी में कुछ खटका सा लगा रहा। बाईं भौं के ऊपर उजले से कपाल पर वैसा ही काला सा तिल, कुछ परिचित सा नहीं जान पड़ता। ऐसा ही चेहरा और कहीं किसी के यहाँ देखा भी है। देवेश की चुलबुलाहट शुरू हो गई। पान वाली डिबिया तो साथ लाई हो ना, अपनी जेब में हाथ देकर देखो। और जर्दा, पता नहीं, अपनी चीजें तुम ठीक से सहेज नहीं सकते। अरे बाप रे, एकदम फौजी मिजाज है। आखिर गई कहाँ, देखा ना, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। एक बात कहूँ, उस भले आदमी के सूटकेस पर लिखा है ए मुखर्जी। मुखर्जी? अलका जैसे मन ही मन चिहुक उठी और इसके बाद पूरी गंभीरता से दोहराती रही, अजित, अमल, अवनी, असित, अपूर्व, अनिमेश और भी अगड़म अटकल न जाने क्या क्या। आ से शुरू होने वाले इन ढेर सारे नामों में से किसी एक नाम का अधिकारी तो किसी मुखर्जी परिवार में ही जन्म ले सकता है और अपने सूटकेस पर ए मुखर्जी नाम लिखवा कर घूम सकता है। गाड़ी जब श्रीरामपुर पहुंची रही थी तो वो भला आदमी भी, जिस पर काफ़ी चर्चा होती रही थी, अखबार मोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसने सूटकेस को बाएं हाथ से उठाया और दाहिने हाथ में तह किया अखबार देवेश की तरफ बढ़ाकर मुस्कुराया। आंखें मिली तो उसने तपाक से पूछा, पढ़ेंगे? उस आदमी की भद्रता के उत्तर में देवेश ने भी बड़े सौजन्य से मुस्कुराया और बोला, नहीं, इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हम भी अब थोड़ी देर में उतर जाएंगे। चौड़े काले फ्रेम वाले चश्मे में खड़े इस लंबे चौड़े आदमी की मुस्कान उसके चेहरे पर बड़ी जच रही है। इस मुस्कान को बार बार देखने की इच्छा होती है। उसकी वही खूबसूरत सी हंसी फिर एक सवाल करती है, आप जा कहाँ रहे हैं? चंदन नगर, मामा के यहाँ। मामा के घर? फिर तो बड़ी प्यारी जगह जा रहे हैं। ऐसा जान पड़ा कि अचानक अंधकार का पर्दा नीचे सरक गया है, ठीक वैसे ही जैसे खिड़की के खुल जाने पर कमरे में प्रकाश फैल जाता है। अतीत की स्मृतियों को झकझोर देने वाली बिजली कौन सी? नहीं, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं, यह अशोक ही है। दाहिनी भौं के ऊपर काला और चमकीला तिल एकदम साफ नजर आ रहा है। एक तिल भी क्या कोई छोटी सी चीज है? एक भूले बिसरे चेहरे की पहचान करा लेने के लिए वो काफ़ी नहीं। हालांकि अलका उस तिल को बराबर देखती रही थी, लेकिन उस तिनके का सहारा पाकर भी वो ये नहीं समझ पाई थी कि वो कोई और नहीं, अशोक ही है। इतनी देर तक सामने बैठकर भी नहीं समझ पाई, उसके चेहरे की तरफ ताकती रही फिर भी ताड़ नहीं पाई। क्या अशोक उसे समझ पाया? फिर इस संसार में किसी का क्या बिगड़ जाता अगर अशोक अलका को नहीं पहचान पाता?
अलका के साथ कोई मोटा या महीन मजाक नहीं भी करता तो इससे उसके भाग्य विधाता का क्या आता जाता। अशोक अगर ऐसा कुछ न कहता तो इससे उसका क्या बिगड़ जाता। अरे अलका तुम, अशोक दा तुम, मीठी मुस्कान के साथ उत्तर। रेलगाड़ी की भीड़ और हिचकोले के बावजूद अलका ने झुककर अशोक दा को नमस्कार किया। अशोक दा, देवेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे सच आप ही वो सुविख्यात अशोक दा हैं? सुविख्यात या कुख्यात, बात क्या है? लीजिए, गजब हो गया महाशय, आपको लेकर तो हम लोग छी छी अलका, आखिरकार तुम ही हार गईं। आप समझे जनाब, आपकी बचपन की सखी अभी मेरे साथ बहस कर रही थी कि अशोक दा भला इतने गंजे हो सकते हैं, कभी नहीं। लेकिन मुझे तो पहले से ही शक था कि। अच्छा, अशोक ठठाकर हंस पड़ा, लेकिन आपने तो मुझे कभी देखा नहीं। आदत से मजबूर देवेश मजाकिया स्वर में कहने ही जा रहा था, देखा तो नहीं, लेकिन बंसी की टेर तो सुनी है, लेकिन कुछ कह न पाया। इस बीच गाड़ी की सीटी बज उठी। रेलगाड़ी श्रीरामपुर स्टेशन पर लग रही थी। सिर्फ 1 मिनट का ठहराव। गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर लगते ही अशोक उठ खड़ा हुआ और उसने जल्दी से हाथ जोड़कर कहा, अच्छा नमस्कार, आपके साथ मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई। अच्छा तो अलका, मैं चलूं, काफ़ी दिनों बाद भेंट हुई है ना। और भला आदमी तेजी से नीचे उतर गया। इसके साथ ही गाड़ी चलने लगी थी और इसकी चाल के साथ ही पल भर में ही कलेजे में टीस पैदा करने वाले संगीत की एक सुमधुर गूंज खामोश हो गई। एक बारगी थम गया वो स्वर, रंगमंच पर अभिनय के साथ पार्श्व में बजते रहने वाले संगीत की तरह। अलका के जीवन के नेपथ्य में बजने वाला वो अनाहत सुमधुर संगीत जिसने उसके जीवन को बड़ी खूबसूरती से एक छंद में पिरो रखा था, हमेशा हमेशा के लिए थम गया। बल्कि वो छंद ही बीच से टूटकर बिखर गया। नहीं, अब वो स्वर कभी नहीं बजेगा, वो छंद फिर लौट कर नहीं आएगा। एक बार भेंट तक नहीं हो पाई। क्षण भर एक गहरी आह भरने की जो खुशी थी वो भी छिन गई। शायद कभी किसी दिन कहीं भेंट हो जाएगी, ऐसी उत्तेजना भरी आशा भी खत्म हो गई। हाय, ये जरूरी नहीं था कि इस एक बार और भेंट हो ही जाती। अगर ये मुलाकात नहीं होती तो क्या कुछ बिगड़ जाता? ये तो गनीमत है कि एक आदमी एक दूसरे आदमी के अंदर झांक कर नहीं देख पाता। अपने बनाने वाले विधाता की सारी निष्ठुरता और सारी गलतियों की अनदेखी कर मनुष्य उसकी इस असीम दया के लिए माफ़ कर देगा शायद। अपने मन के अंदर मनचले तूफानों को आदमी अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है। तभी अलका ने हाथ बढ़ाकर देवेश के बगल से पान की डिबिया को उठा लिया और उससे पान का एक बीड़ा बाहर निकालते हुए बोली। उसकी वो तोंद और गंज, छी छी, मैं पहचान तक नहीं पाई। सचमुच ये तो बड़ी शर्म की बात है। क्या करती, उसे पहचान पाने का कोई उपाय ही नहीं था। और मुझे भला क्या पता था, देवेश हंसता हुआ बोला, मैंने तो उसे कभी देखा तक नहीं था। ये क्या, तुम पान को इस तरह मसलती क्यों जा रही हो, खाओगी नहीं? नहीं, सूख गया है ये। सचमुच? बुरी तरह और पूरी तरह सूख गया है, वरना क्या संभव नहीं था कि काम का नुकसान कर थोड़ी देर के लिए किसी का सहयात्री या हम सफ़र बन जाता? अलका जहाँ जा रही थी कम से कम वहाँ तक तो एक जरूरी काम था। क्या कोई भी काम इतना भी जरूरी हो सकता है? अभी आप सुन रहे थे आशा पूर्णा देवी जी की कहानी एक दिन कभी तो। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।